अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। अब एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, प्रधानमंत्री के पास क्या शक्तियां रहती हैं, मंत्रिपरिषद का गठन किस तरह से होता है। इस तरह के तमाम सवाल आप लोगों के भी मन में आते होंगे, तो इन्हीं के बारे में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिए 18वीं लोकसभा के लिए, और लोकसभा में 543 सीटें हैं। कितनी? 543 सीटें हैं। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर इसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 साल कर दिया गया था। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। समझ रहे आप? और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में आप लोग हेडक्वार्टर देखेंगे। इसका अशोक कुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो प्रधानमंत्री तीसरी बार कौन बनने जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। देखिए, एक तो राष्ट्रपति की जो बात होती रहती है ना, आप लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, यानी कि राष्ट्रपति के नाम से सब काम होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास कम ही नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। और प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात नागरिकों को उसमें भागीदारी नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखेंगे कि विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब आप सोचिए, जो अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो प्रधानमंत्री को पसंद ना हो? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति बनी हुई है किसके रहमो कर्म पर? प्रधानमंत्री मोदी जी के। क्योंकि बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, तब उन्होंने वोट दिया, तब जीती वो। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बना रहता है और प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। ये आप लोग क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्या प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। सामान्यतः ऐसा रहता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए बुलाना होता है। यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए बुलाता है जिसमें 2 या अधिक दलों का समर्थन प्राप्त करने की संभावना होती है, और इस प्रकार के समर्थन से लोकसभा में जरूरी बहुमत साबित कर सकता है। अब राष्ट्रपति को भरोसा था कि मोदी जी बहुमत जुटा लेंगे, इसलिए उन्हीं को बुलाया गया। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री में निहित होती हैं कार्यकारी शक्तियां। तो प्रधानमंत्री हमारे देश का शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है, लेकिन वस्तुतः देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। देश की रक्षा, सुरक्षा, शासन व्यवस्था, अहम नीतिगत फैसले, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्धारण, विदेश नीति, राष्ट्र नीति का नीति निर्धारक देश का प्रधानमंत्री ही होता है। और देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति से लेकर मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव करना और उनके कार्य और उनकी जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार की बात करें तो प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक दल का नेता और संसद के बहुमत दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद का गठन करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करता है और इस कार्य में उसे लगभग पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये किसके पास है शक्ति? प्रधानमंत्री के पास। और आवश्यकता अनुसार किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है प्रधानमंत्री।
यदि उसके चाहने पर कोई भी मंत्री त्यागपत्र ना दे तो वह मंत्रिपरिषद को भंग कर नई मंत्रिपरिषद का गठन करता है और वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और तथा मंत्री परिषद के कार्यों, निर्णयों, नीति निर्धारण निर्धारण इत्यादि में उनका उसका पूरा ख्याल भी पूरा दखल रहता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, उनके बीच मतभेद यदि कोई है तो उन्हें सुलझाने का उसे अधिकार है। राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण प्रधानमंत्री ही करता है और यही कारण है कि उसके प्रधानमंत्रित्व में सरकार उसी की कहलाती है, जैसे मोदी सरकार, नेहरू सरकार, इंदिरा सरकार। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। वह राष्ट्रपति, लोकसभा तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। कोई अन्य मंत्री राष्ट्रपति को किसी बात की सूचना सीधे नहीं दे सकता है और प्रशासन में उच्च सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं, जैसे राज्यपाल, राजदूत, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि। इसके अलावा नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, इसलिए पूरे देश के शासन के ऊपर उसका व्यापक अधिकार रहता है और देश की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों का निर्धारण भी वही करता है। संकट के समय प्रधानमंत्री का अधिकार और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अपनी संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को समय पूर्व विघटित कर नए निर्वाचन की आज्ञा जारी कर सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जब तक संसद के बहुमत का विश्वास प्राप्त है, तब तक प्रधानमंत्री की शक्ति असीम है। वह देश की वास्तविक शासक है। और जिस प्रकार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का निर्देशन चक्र है और प्रधानमंत्री उसका चालक है, उसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में भी यही कहा जा सकता है। अब बात आती है कि सरकार के गठन की प्रक्रिया क्या है। तो भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के गठन से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और 77 बेहद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद पढ़ते होंगे ना आप लोग, तो 74 को पढ़िए, 75 को पढ़िए और 77 को पढ़िए। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? ये कहता है कि अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 पढ़िए। एक कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और उनके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में वर्णित कर्तव्यों के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को मिलते हैं। इसके अलावा व्यय विषयक भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि भी प्राप्त होती हैं। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। और कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए, जिस समय जयशंकर साहब मंत्री बने थे, विदेश मंत्री, उस समय वो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली थी, राज्यसभा सदस्य बने थे। और कोई भी, आप भी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं राज्य में, या मंत्री भी बन सकते हैं कहीं भी, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस्य बनना अनिवार्य होता है। जिस समय आपको पद की शपथ लेना, उस समय आपको सदस्य होना जरूरी नहीं रहता है। संसद द्वारा अधिनियम बनाकर इस वेतन भत्तों में बदलाव किया जा सकता है। मंत्रिमंडल सचिवालय की बात करें तो भारत के संविधान में मंत्रिमंडल को कार्यपालिका का दर्जा प्राप्त है तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल भारत सरकार के पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस कार्य में मंत्रिमंडल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय होता है और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्टाफ एजेंसी कहा जा सकता है और यह भारत के प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन और नेतृत्व में कार्य करता है। और केंद्र सरकार में उच्च स्तरीय नीति निर्धारण प्रक्रिया में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंत्रिमंडल सचिवालय को कार्य विभाजन नियमावली 1961 के तहत भारत सरकार में एक विभाग का दर्जा प्राप्त होता है और इसका राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख मंत्रिमंडल सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय वर्ष 1947 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के स्थान पर अस्तित्व में आया था। अब देखिए, सबसे बड़ी जो खंडित जनादेश के मामले में सरकार गठन, मान लीजिए किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जैसे अभी नहीं मिला है, लेकिन एनडीए गठबंधन को मिला है,
तो आप देखेंगे कि गठबंधन की राजनीति के इस दौर में खंडित जनादेश में सरकार बनाने के मुद्दे पर समय समय पर मंथन चलता रहा है। सरकारिया आयोग द्वारा विशेष रूप से इसमें स्पष्टता लाने की कोशिश की गई और इसकी सिफारिशों में कहा गया कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में चुनाव पूर्व हुए गठबंधन को बहुमत के आधार पर बुलाने को प्राथमिकता दी जाए और दूसरी स्थिति में सबसे बड़े राजनीतिक दल को मौका देने और तीसरे क्रम में चुनाव के बाद हुए गठबंधन को अवसर देने की बात कही गई। हालांकि इन सभी परिस्थितियों में दावा करने वाले किसी राजनीतिक दल या गठबंधन को सरकार बनाने से पूर्व संख्या बल सुनिश्चित करने का अधिकार हमेशा राष्ट्रपति और राज्यों के मामले राज्यपाल के पास होता है। सरकार के गठन से पहले सरकार बनाने का दावा करने वाले राजनीतिक दल या नेता के बहुमत के समर्थन की पुष्टि हेतु आवश्यक पड़ताल करना भी इनके अधिकार में अंतर्निहित है। खंडित जनादेश के बाद ऐसी राजनीति देखने को मिल जाती है जो सबसे बड़ी पार्टी है वह चाहकर भी सरकार नहीं बना सकती या उसे सरकार बनाने नहीं दी गई, किसी दूसरे दल ने समीकरण बैठा लिए। अस्थिर राजनीति के इस दौर में राज्यों के मामले में यह अक्सर देखने को मिला। यह भी सच है कि ऐसे मौकों पर फायदा उसी दल या गठजोड़ का होता है जिसके साथ केंद्र सरकार होती है। राज्यों के मामले में ऐसे मौकों पर राज्यपाल को स्वविवेक से फैसला करना होता है और निश्चित ही यह विवेक राजनीति निरपेक्ष नहीं होता है। इसलिए खंडित जनादेश की स्थिति में राज्यों में सरकार बनाने के दिशा निर्देश बेहद स्पष्ट होने चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़े दल या गठजोड़ के नेता को आमंत्रित करने की परंपरा को संवैधानिक बाध्यता में बदला जाए तो कई तरह के विवादों का विराम लग जाएगा। और अभी तक आप देखते हैं कि अभी तक जो व्यवस्था है वह विधायकों की खरीद फरोख्त जैसे राजनीतिक कदाचार को बढ़ावा भी देती है। बहुमत सदन में सिद्ध करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय कई ऐसे फैसले दिए जिसका समाज और राजनीति पर सीधा प्रभाव पड़ा है। इन्हीं में से एक फैसला 11 मार्च 1994 को दिया था। राज्यों में सरकारें भंग करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कम करने वाली ऐतिहासिक बम्बई जजमेंट। और देखिए राज्यों के मामले में हो रही ये बात। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगा दिया। धारा 356 के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिए गए इस फैसले को ही बम्बई जजमेंट के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति शासन के बारे में सुनते होंगे ना। कर्नाटक के मुंबई मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के फोन टैपिंग मामले में फंसने के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था। और सर्वोच्च न्यायालय हमारी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नजीर माने जाने वाले इस फैसले में न्यायालय ने कहा किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना चाहिए। इस मामले में 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने में के संदर्भ में दिशा निर्देश तय किए। यह निर्णय भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय कर दिया कि बहुमत ना होने का फैसला सदन में होना चाहिए, कहीं और नहीं। बम्बई जजमेंट का असर तब देखने को मिला था जब आप देखिए 1997 और 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने धारा 356 के इस्तेमाल से उत्तर प्रदेश बिहार की सरकारों को बर्खास्त करने के केंद्र के प्रस्ताव को वापस भेज दिया था। और बम्बई जजमेंट के बाद विधानसभाओं को भंग करने का सिलसिला तो लगभग खत्म हो चुका, लेकिन राज्यपालों के माध्यम से अपनी पसंद की सरकार बनाने का प्रयास केंद्र की तरफ से जारी है। एक बात और बता दें आप लोगों को कि जिस तरह से केंद्र में आप प्रधानमंत्री देखते हैं ना, उसी तरह से राज्यों में मुख्यमंत्री का पद देखा जाता है।